दोस्तों क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी की तैयारी 16 फरवरी की तैयारी। दोस्तों 70 नंबर में से अगर आपको 70 नंबर चाहिए है तो आपको क्या करना है, 100% दोस्तों यहीं से पेपर छपने वाला है। हिंदी कक्षा 10 का पेपर यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 16 फरवरी की दोस्तों तैयारी आज के इस वीडियो में करेंगे और ऐसा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जहां से पेपर छपने की पूरी संभावना है। अगर दोस्तों इस मॉडल पेपर को अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो आपकी सारी की सारी तैयारी भी बेकार जा सकती है, क्योंकि बोर्ड ने अपने आप खुद कहा है, आदर्श प्रश्न पत्र आदर्श मॉडल पेपर जारी करके खुद कहा है कि यहाँ से दोस्तों तैयारी करो। यहाँ से बच्चे तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपके नंबर बहुत ही अच्छे आने की संभावना है। तो 16 फरवरी को 70 में से 70 नहीं 70 तो 70 में से कम 65 नंबर अगर आपको पक्का करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये मॉडल पेपर और सॉल्व करते हैं आज के इस पूरे पेपर को, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो पाए यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए कक्षा 10 विषय हिंदी। दोस्तों 70 नंबर का ये पेपर होगा, सभी समझ लो अच्छे से। 3 घंटे 15 मिनट का अच्छा खासा टाइम आपको मिलेगा। निर्देश पढ़ लेना सबसे पहले आप कि प्रारंभ में 15 मिनट दिए जाएंगे पेपर पढ़ने के लिए। ये जो पेपर है ये 2 खंडों में खंड आ और खंड बा में बटा हुआ है। खंड आ में 20 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें आपको केवल विकल्प चुनकर अपनी OMR शीट पर ABCD में गोले काले करने हैं। गोला काला करते समय ये बात ध्यान रखना कि नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन का ही आपको यूज़ करना है। गोले को पूर्ण रूप से काला करना है, आधा अधूरा काला नहीं करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु 1 नंबर यानी कि 20 प्रश्न 20 नंबर के हैं और खंड आ में दोस्तों हल करने के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा। यानी कि जब OMR शीट और खंड आ का जब आप पेपर हल करेंगे तो OMR शीट आपको 3 घंटे 15 मिनट में से केवल 1 घंटे तक आपके पास रहेगी, फिर जमा हो जाएगी। खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है और 15 मिनट हम जानते हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं, मतलब जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने लिखा हुआ है। तो चलो दोस्तों सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम खंड आ बहुविकल्पीय वाला जो सेक्शन है 20 नंबर पक्के कर लेते हैं एक खंड में। दोस्तों ये पेपर ज़रूर सॉल्व करना, बोर्ड खुद जारी कर रहा है। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, इसी आधार पर इसी आधार पर आपको तैयारी करनी है। पहला प्रश्न उठाते हैं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर वाला जो OMR का प्रश्न पहला आता है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आपको पता होगा कि ये बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। बी ऑप्शन यानी कि बी वाला विकल्प यहाँ पे 1 2 3 4 करके दिए हैं, लेकिन यहाँ पर ABCD करके OMR में दिया हो तो ABCD आप समझ सकते हैं। पहला A होगा, दूसरा B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा। तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन सही है, B आप भी इसको कह सकते हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो दोस्तों चिंतामणि निबंध है, ये वाला विकल्प सही है। गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन, एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है शुक्ल युग की समयावधि क्या है? यानी शुक्ल युग कब से कब तक होता है? तो शुक्ल युग होता है 1919 से 1938 तक। 1919 से 1938 तक होता है शुक्ल युग। ठीक है, इसके बाद नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? कौन सी विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण फिर एक आत्मकथा है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही है। ये वाला गोला काला करना, बी वाला गोला या दूसरा वाला गोला आपको काला करना होगा OMR शीट पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, हम जानते हैं। तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास जो दोस्तों रचना है वो द्विवेदी युग की रचना है। पहला वाला ऑप्शन सही है, द्विवेदी युग की रचना है। अगला प्रश्न लेते हैं, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ऑप्शन सी वाला यानी कि तीसरा विकल्प सही है। भारत भारती किसकी रचना है?
अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बी वाला, यानी कि ये दूसरा विकल्प सही है। इसके बाद आधुनिक काल का समय कब से कब तक होता है? तो आधुनिक काल का जो समय है वो सन 1843 से अब तक होता है, तो ये पहला वाला विकल्प सही है, ये वाला काला करना होगा। मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम रीति काल के कवि हैं, डी वाला या चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखो, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और शोक दोस्तों करुण रस का स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस का रति स्थायी भाव होता है, और निर्वेद होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि निर्वेद किसका स्थायी भाव है। तो यहाँ पे सही विकल्प है हास, तो ये तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तैयारी अच्छी अगर होगी आपकी तो ही ये 20 क्वेश्चन के 20 के 20 आप सही कर पाओगे, अन्यथा आप फंस जाओगे। अगला है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश में कौन सा अलंकार है? तो मानो या मानो जब आता है तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, कि मान लिया जाता है कि नीलमणि शैल पर जो प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, मानो मनो या इस तरह के शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर ये वाला दूसरा ऑप्शन सही है, इसको काला करना है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं, तीसरा वाला सही है। अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? उपसर्ग वो पार्ट होता है किसी शब्द का जो आगे लगाया जाता है, तो आकर्षण में आ उपसर्ग लगाया गया है, तो चौथा वाला विकल्प सही होगा। कौन सा? आ वाला, ये विकल्प सही होगा, ये वाला, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन उठा रहे हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, पहला वाला ऑप्शन, पहला वाला विकल्प सही होगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, ये वाला विकल्प सही है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप होता है अश्रु, ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, यण संधि का सूत्र क्या है? तो इको यड़चि, ये जो तीसरा वाला विकल्प है ये यण संधि का सूत्र होता है। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है, तो ये ग्रामर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझको नहीं मिला है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। षष्ठी विभक्ति एक वचन है या सप्तमी विभक्ति द्विवचन या षष्टमी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थ विभक्ति बहुवचन? जिसकी तैयारी बहुत अच्छी होगी वही ये क्वेश्चन बता पाएगा। अपठत धातु में वचन एवं पुरुष कौन सा है? तो ये प्रथम पुरुष और एक वचन आता है अपठत में, प्रथम पुरुष और एक वचन। तो ये 20 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, जो कि आपको लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे तैयारी करोगे तो ही आप 70 में से 65-67 नंबर हिंदी में स्कोर कर लोगे आराम से, और कर पाओगे, आराम से कर लोगे, लेकिन मेहनत चाहिए है थोड़ी सी। अब खंड बा आता है जिसमें वर्णात्मक प्रश्न है। अब वर्णात्मक प्रश्न कैसे हल करना होता है मैं आपको बताऊंगा। वर्णात्मक 50 नंबर का, इसमें लिखने के लिए आपको एक कॉपी दी जाएगी, इसका OMR से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा, इस पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो ये गद्यांश क्या होता है? अच्छे से 2-3 बार पढ़ना और नीचे दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जब पढ़ लोगे तो गद्यांश आपको, अगर गद्यांश का संदर्भ आपको पता है, संदर्भ मतलब किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, मित्रता वाला ये पाठ है, तो अच्छे से समझ लो, ठीक है। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना। रेखांकित अंश मतलब जिसके नीचे रेखा खींची, ये दिख रहा है ना अंडरलाइन वाला भाग, तो इसकी व्याख्या करनी है कि इसमें लेखक क्या कहना चाहता है, ठीक है, लेखक क्या कहना चाहता है। और उसके बाद लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। बस
3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर ये 2 दिए होंगे करना एक का है, तो यहाँ पर एक ये दिया, या तो इन 3 प्रश्नों के उत्तर दो, दूसरे गद्यांश के या फिर पहले गद्यांश के। यही काम पद्यांश में करना होगा कि कविता का स्टैंजा, कविता का पार्ट दिया होगा, देखो यहाँ पे एक कविता का एक भाग दिया हुआ है, इसका गद्यांश का पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, ये रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या करनी है, और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। 2 दिए होंगे, किसी एक का करना है। बहुत आसान काम है, चैप्टर में अगर पढ़ाया गया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, क्वेश्चन बैंक में देख लेना, मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यही काम करना है, संस्कृत का 2 गद्यांश दिए होंगे, देखो संस्कृत के 2 गद्यांश दिए हैं, इसमें किसी एक का आपको संदर्भ सही, संदर्भ मतलब इसमें लेखक नहीं होता, केवल पाठ का नाम बताना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है 5 नंबर में, 2 का संदर्भ, 3 का अनुवाद 5 नंबर का है। अच्छा प्रश्न होता है, सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होगा। अच्छे से अनुवाद सीख लेना, पढ़ के जाना, रट भी सकते हैं आप अनुवाद करना। तो 2 दिए होंगे, यही काम आपको श्लोक में करना है। श्लोक में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करनी है, केवल अनुवाद करना है। तो 2 श्लोक दिए हैं, 2 का संदर्भ आपको लिखना है, 1 का संदर्भ अनुवाद करना है। कोई भी जो पसंद हो, जो आता हो कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जो भी आपके ज़िले में ज्योति जवाहर, जैसे कानपुर एरिया में चलता है, तो ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में पढ़ के जाओ, 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। छोड़ भी सकते हो अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बाकी चीज़ें तैयार कर रहे हो और इसमें टाइम नहीं मिल पाया, तो खंडकाव्य वाला छोड़ दो, लेकिन लास्ट में कर देना उसमें कुछ भी अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें आप कन्फ्यूज़ होते हो कि कौन से ज़िले का किसको क्या करना है, मेवाड़ मुकुट करना है या अग्र पूजा करना है, जय सुभाष करना है, ज्योति जवाहर, कौन सा, ठीक है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें रहेगा, तो उसको छोड़ भी सकते हैं, पहले छोड़ देना, बाद में उसमें कुछ कर सकते हैं। इसके बाद लेखकों का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना, एक लेखक और एक कवि का रहेगा। तो यहाँ पर जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिख रहे, तो राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2-3 मेन तैयार कर लेना, आपका एक फंसी जाएगा। और काव्य में तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास जो भी हों दास, उनका याद कर लेना, 1 दास आ ही जाते हैं, तो आपका ये होगा जाएगा जीवन परिचय। एक प्रमुख रचना, ये 2-2, 3-3 रचनाएँ आना ही चाहिए, वो कर लेना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी इम्पोर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद का भी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों का इम्पोर्टेंट है। यही इसी में से आ सकता है, 90% यहीं से आएगा जीवन परिचय। अगर इतने जीवन परिचय तैयार कर लोगे तो काम बन जाएगा। पाठ्य पुस्तक का कोई श्लोक लिख दो जो कि आपके इस पेपर में ना आया हो, 2 नंबर का श्लोक, 2-3 श्लोक अच्छे से रट ले, लिख के याद कर लो, वही लिख देना, 2 नंबर पक्के। इसके बाद निम्नलिखित किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर देना है। तो संस्कृत वाले पाठ पढ़े होंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दे देना। छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटा छोटा उत्तर होगा, 2-2, 4 नंबर पक्के। फिर निबंध की बात आती है, निबंध 9 नंबर का है, तो निबंध 4 से 5 पेज का ज़रूर लिखना। कौन से टॉपिक तैयार कर लो, देखो एक तो तैयार कर लो पर्यावरण वाला, आतंकवाद वाला, जनसंख्या वाला ज़रूर तैयार करना, और नारी सशक्तिकरण। इसके अलावा कंप्यूटर वाला तैयार कर सकते हो, कोरोना वायरस वाला तैयार कर सकते हो, ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप वाला तैयार कर सकते हो, ठीक है। 4 से 5 पेज मैक्सिमम अच्छे से लिख देना, आपको 9 में से 8 नंबर तो पक्के मिल ही जाएंगे। बस अच्छा से बीच बीच में हेडिंग डालते जाना, बीच बीच में कुछ कविता की पंक्तियाँ डालते जाना, कुछ उदाहरण देते जाना, अच्छे से प्रेजेंट कर देना। पेपर प्रेजेंटेबल होगा तो नंबर पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पेपर समाप्त होता है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।